हेलो एवरीवन। स्टडी हमारे साथ में आपका स्वागत है। यूजीसी नेट हिस्ट्री पेपर 2 जो जुलाई 2018 में पूछा गया था, तो उस क्वेश्चन पेपर को पूरे को एनालिसिस करेंगे, समझेंगे सभी क्वेश्चंस को। एनटीए ने अपनी वेबसाइट पे जो आंसर की डाली है, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो उसके साथ बिल्कुल मिलते नहीं हैं। बुक्स में हम देखें, इतिहास की परिभाषाएं देखें, जो इतिहास के सोर्सेज मिल रहे हैं जहाँ से उन क्वेश्चंस का आंसर को हमने मिलाया है, तो वो उसके साथ कुछ मैच नहीं करते। लेकिन फिर भी हम समझेंगे कि यूजीसी ने उन क्वेश्चंस का आंसर क्यों दिया है और उनके आंसर बिल्कुल करेक्ट हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है देवेंद्र सिंह। यदि आपको इस पर्टिकुलर वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। स्टडी के बाद आप स्पेस डाल लेना, तो आप इसको डायरेक्टली ज्वाइन करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ में जो बेल आइकन की घंटी है, इसको ज़रूर दबा देना ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आपको उसी समय मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। लिस्ट 1 में थिंकर्स हैं, लिस्ट 2 में डेफिनेशंस ऑफ द हिस्ट्री हैं। ऐसे क्वेश्चन यूजीसी हर बार पूछता है, एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। आपको ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए करना है कि पूरे के पूरे थिंकर्स को एक नोटबुक पे लिखिए और उनकी जो डेफिनेशंस हैं उनको साथ में लिखिए। बार बार रिवाइज कीजिए, क्योंकि हर राइटर्स की दूसरे राइटर के साथ थोड़ी सी सिमिलैरिटी होती है। कुछ कीवर्ड्स होते हैं जिनकी उनकी डेफिनेशन में फ़र्क होता है। जैसे कुछ राइटर्स अतीत के बारे में बताते हैं, कुछ फैक्ट के ऊपर जोर देते हैं, और कुछ इतिहासकार समाज में जो होने वाले काम हैं उनके ऊपर जोर देते हैं, कुछ उनकी अचीवमेंट्स के ऊपर जोर देते हैं। ऐसे कुछ कीवर्ड्स को आप अंडरलाइन कर लीजिए। उसी से राइटर्स के साथ कोलैबोरेट करके आप यदि उनको याद रखेंगे तो आसानी से ऐसी डेफिनेशन याद हो जाती हैं। वैसे ऐसे डेफिनेशंस को अक्सर हम भूल जाते हैं और हमारे क्वेश्चंस गलत होते हैं। पर ऑप्शन ए में है जीपी ग्रूच। जीपी ग्रूच की डेफिनेशन है, द हिस्ट्री हैज़ असाइंड टू द टास्क ऑफ जजिंग द पास्ट ऑफ इंस्ट्रक्टिंग द प्रेजेंट फॉर द बेनिफिट ऑफ एजेस कम। अर्थात इतिहास वास्तव में इतिहासकार का अतीत के साथ संबंध का निर्माण होता है ना, जिसका उद्देश्य वर्तमान को प्रशिक्षित करना और भावी पीढ़ी के लिए मार्गदर्शन होता है। यहाँ पर ऑप्शन ए का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 के साथ। और हेनरी प्रेन कहते हैं, तो हेनरी प्रेन की स्टेटमेंट है, हिस्ट्री इज़ द स्टोरी ऑफ डीड एंड अचीवमेंट ऑफ ए मैन लिविंग इन द सोसाइटी। इतिहास समाज में रहने वाले मनुष्यों के कार्यों व उपलब्धियों की कहानी होती है। यहाँ पर हेनरी प्रेन ये कहते हैं ऑप्शन 4 के साथ। और रैनियर रैनियर कहते हैं कि ऑल पास्ट इज़ माई पास्ट एंड आई वांट टू रिकैप्चर इट फॉर माई ओन सेटिस्फैक्शन। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 के साथ, 3 का 1 के साथ, संपूर्ण अतीत मेरा अतीत है और मैं उसे अपने व्यक्तिगत संतोष के लिए याद रखना चाहता हूँ। तो वाल्श कहते हैं, द आइदर वी मस्ट एडमिट दैट हिस्ट्री हैज़ मीनिंग, वी आर मस्ट एडमिट दैट हिस्ट्री ऑफ कैथोक एग्रीगेट ऑफ अनकनेक्टेड इवेंट एंड प्रोसेस टेकिंग ऑल रिदम्स एंड रीजन्स। अर्थात या तो हमें यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि इतिहास अर्थपूर्ण है, और या फिर असंगठित घटनाओं का संयोग है जिसमें ना तो कोई स्वर है और ना ही कोई तर्क है। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 का हो जाएगा 2 के साथ मिलान। ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। यहाँ पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच। यहाँ पर 4 ऑथर्स हैं, उनके टाइटल्स ऑफ द बुक्स हैं, कौन कौन से इनमें रॉन्गली मैच कर रखे हैं। यहाँ पर देखते हैं एस के मैत्री। तो एस के मैत्री ने लिखा था द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया इन द गुप्ता पीरियड। ये बिल्कुल सीधा मिलाया सही है, बिल्कुल सही है। और आर के मुखर्जी के द्वारा लिखी गई थी हिस्ट्री ऑफ इंडियन शिपिंग, ये भी सही है। और आर सी मजूमदार ने लिखा था हिंदू कॉलोनीज इन द फॉर ईस्ट, ये भी बिल्कुल सही है। टीवी महालिंगम द पांड्यन किंगडम, ये गलत स्टेटमेंट है। द पांड्यन किंगडम लिखा गया था द नीलकंठ शास्त्री के द्वारा। तो यहाँ पर इनके द्वारा ये लिखी गई थी पांड्यन किंगडम, द नीलकंठ शास्त्री इसके राइटर थे। तो टीवी महालिंगम ने बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स लिखी हैं, उनकी यहाँ 3 बुक्स मैं मेंशन कर रहा हूँ जो एग्ज़ाम में बार बार पूछी जा चुकी हैं। एक है इंस्क्रिप्शंस ऑफ पल्लवास एंड दूसरी है कांचीपुरम इन द अर्ली साउथ इंडियन सोसाइटी। और थर्ड जो बहुत बार एग्जाम में पूछी गई बुक है, ए ट्रोपोग्राफिकल लिस्ट ऑफ इंस्क्रिप्शंस इन द इंडिया एंड केरला। ये बहुत बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। इसके राइटर हैं टीवी महालिंगम। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी प्राग ऐतिहासिक स्थल है जो बड़े पैमाने पर लघु पाषाण उपकरणों के उत्पादन के लिए जानी जाती है। एक है ऑप्शन आदमगढ़, बी बागौर, सी नालगोंडा एंड फोर्थ ऑप्शन है संगन कुल्लू। इसका राइट आंसर है आंसर 1 आदमगढ़। लेकिन मैंने जब इसको बुक्स में जब पढ़ा है
तो बुक्स में पढ़ने के बाद मुझे काफ़ी जगह पर इसके जो आंसर, जो मुझे सही आंसर लगता है वो बागौर होना चाहिए, लेकिन जो यूजीसी ने आंसर दे रखा है आदमगढ़। आदमगढ़ क्यों इसका आंसर सही है? क्योंकि आदमगढ़ पहाड़ी क्षेत्र जो है पाषाण उपकरणों की वहाँ पर भी भरमार है। ये तो माना गया। हुआ क्या था कि 1960 और 61 में वहाँ पर उत्खनन जब हुए ना, आदमगढ़ से भारी मात्रा में पाषाण उपकरण मिले थे। उनसे ये माना जाता है कि यहाँ पर जो आदि मानव रहा करता है, तो उपकरण जो मिले वो आदि मानव यूज़ करा था। तो जो माइक्रोलिथ होते हैं ना, बहुत सूक्ष्म होते हैं, छोटे छोटे, वो बहुत ज़्यादा आदमगढ़ से मिले हैं, इसीलिए यहाँ पर आंसर होना चाहिए आदमगढ़। फोर्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट आर नॉन फ्रॉम द कॉपर हॉट साइट? ऑप्शन एक है एंथ्रोमॉर्फिक फिगर, ऑप्शन बी है एंटनी सॉर्ड, सी ऑप्शन है हाफ हुन, या डी ऑप्शन है फ्लैट सेल्स। अर्थात निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो निधि स्थल से ज्ञात होती हैं? मानवरूपी आकृतियाँ, एंटनेशुरिका, या मत्स्य भाला जिसे हाफून कहते हैं, भाला होता है ना जो, ये होता है, या फिर होती हैं चपटे परागठार, ये वाले फ्लैट सेल्स होते हैं। तो इनमें से कौन सा आंसर सही होगा? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन 4, ए बी सी और डी। ये चारों की चारों जो हैं कॉपर हॉट साइट्स मानी जाती हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्कोलॉजिकल साइट प्रोवाइड द एविडेंस ऑफ अवेयरनेस एंड टेक्निकल स्किल ऑफ हड़प्पन्स फॉर द वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट? तो जो निम्नलिखित में से पूरा स्थल ऐसा कौन सा है जहाँ से हड़प्पा संस्कृति के लोगों की जो जल संसाधन व्यवस्था के लिए जागरूकता और तकनीकी कौशल का प्रमाण यहाँ पर मिलता है? ऑप्शन एक है धौलावीरा, बी ऑप्शन मोहनजोदड़ो, सी ऑप्शन हड़प्पा, या डी ऑप्शन है कालीबंगा। दो ऐसी साइट हैं धौलावीरा एंड मोहनजोदड़ो जहाँ से तकनीकी कौशल का प्रमाण मिलता है, क्योंकि लोगों ने वहाँ जल को इतने अच्छे तरीके से मैनेज किया हुआ था। तो यहाँ पर ऑप्शन एक सही हो जाएगा, ए और बी। सिक्स क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग जनस आर मेंशन इन द ऋग्वेदा? तो ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किन जनों का उल्लेख मिलता है? यदु, पुरु, चेदी या मत्स्य? चारों के चारों, एक्चुअल में ये 5 जन थे जो ऋग्वेद में मेंशन है, यदु, पुरु, चेदी और मत्स्य। एक था तुवर्स। ये पांचों के पांचों आर्यन जन थे। इन्होंने सुदास के साथ युद्ध किया था पुरुषनी नदी के तट पर, जिसे 10 राजाओं का फेमस युद्ध माना जाता है, उसका भी मेंशन ऋग्वेदा में है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग जनस आर मेंशन इन द ऋग्वेदा? तो ऋग्वेदा में ये चारों के चारों मेंशन किए हुए हैं। यहाँ पर ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है, ए बी सी और डी। सेवंथ क्वेश्चन, द इम्पोर्टेंट ऑफिशियल नेक्स्ट टू द किंग ड्यूरिंग द वैदिक एज वाज? वैदिक युग में राजा के पश्चात महत्वपूर्ण अधिकारी कौन होता था? तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं, गोविकर्तन, पुरोहित, या फिर क्वीन होती थी, या फिर सेनानी होते थे। तो वैदिक युग में राजा के पश्चात जो महत्वपूर्ण अधिकारी होता था वो होता था पुरोहित। एट्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच? तो उपनिषद किंग हैं, यहाँ पर उनके किंगडम्स हैं। और फर्स्ट ऑप्शन है अजातशत्रु, मगध का राजा था। अशुपति कैकई का, जनक विदेह का, या प्रवाहन जैवली, ये पंचाल का राजा था। तो यहाँ पर सभी के सभी बिल्कुल करेक्टली मैच है। यहाँ पर मैं समझूंगा, क्योंकि मैंने जितना भी पढ़ा है उनमें से मुझे कोई भी ऐसा नहीं लगा कि ये करेक्टली मैच नहीं है। लेकिन यूजीसी ने जो आंसर दे रखा है वो दिया है कि अजातशत्रु जो है मगध के राजा नहीं थे। यहाँ से क्वेश्चंस को समझने के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है कि यूजीसी का आंसर क्या होगा, क्या सही होगा और क्या गलत होगा। लेकिन यहाँ पर आंसर है अजातशत्रु, जो मगध के राजा नहीं थे। लेकिन अजातशत्रु ने मगध के ऊपर काफ़ी देर राज किया था, क्योंकि ये हरियंक वंश के राजा थे, बिलोंग टू हरियंक वंश। नाइन्थ क्वेश्चन है, द मेन डिस्प्यूट बिटवीन दिगंबरा एंड श्वेतांबरा सेट्स वाज ड्यू टू द एम्फेसाइसिस ऑन द फॉलोइंग? दिगंबर और श्वेतांबर संप्रदायों के मध्य मुख्य विवाद निम्न पर जोर देने के कारण था। ऑप्शन एक है अनुशासन और कठोर जीवन, जिसे डिसिप्लिन एंड हार्ड लाइफ कहते हैं, नॉन वायलेंस, अहिंसा। थर्ड ऑप्शन है पॉसियस लिविंग, जिसे पवित्र जीवन कहते हैं। और फोर्थ ऑप्शन है ट्रूथ, सत्य। तो इनके बीच में जो मेन डिस्प्यूट था वो था डिसिप्लिन और हार्ड लाइफ को लेके। यहाँ पर ऑप्शन एक सही है इसका आंसर। 10th क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच? अशोक के द्वारा बनाए गए पिलर्स हैं, उनके ऊपर जो उनके पशु लगाए हुए हैं उनके बारे में मैच करना है, कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो लोहरिया नंदनगढ़, यहाँ पर बुल दे रखा है, और रामपुरवा लॉइन, और सांची लॉइन, और जो फोर्थ ऑप्शन है संकीसा, यहाँ पर एलिफेंट है। तो ये चारों की चारों काफ़ी कन्फ्यूजिंग है। तो संकीसा एलिफेंट वहाँ पर बना हुआ है, ये बिल्कुल सही है। और सांची का लॉइन उसके ऊपर बनाया हुआ है, रामपुरवा में भी लॉइन बना हुआ है। और लौरिया नंदनगढ़ पर यहाँ पर विश्व के बारे में पूछा गया, बुल बना रखा है, लेकिन वहाँ पर बुल नहीं है, वहाँ पर शेर है, यहाँ पर भी लॉइन है। तो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं लॉइन।
जिसका बिल्कुल मुंह खुला हुआ है, ये लौरिया नंदनगढ़ का किले के ऊपर बना हुआ लॉइन है। तो यहाँ पर है ऑप्शन एक जो मिसमैच है, लौरिया नंदनगढ़। 11th क्वेश्चन है असर्शंस हैं, रीजंस हैं। द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ कौटिल्य एट द टाइम ऑफ चंद्रगुप्ता मौर्य इज रिगार्डेड एज डाउटफुल और पतंजलि डज नॉट मेंशन कौटिल्य तो द रेफर टू द सभा ऑफ चंद्रगुप्ता एंड मौर्यस। मैक्थनीस एंड एम्बेसडर ऑफ सेल्यूकस टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्ता डज नॉट नोटिस कौटिल्य। कथन ये कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय कौटिल्य का अस्तित्व भी संदेहास्पद माना जाता है, और ये कारण ये कहता है कि पतंजलि कौटिल्य का उल्लेख ही नहीं करते। यद्यपि वे चंद्रगुप्त की सभा तथा मौर्य का उल्लेख भी करते हैं, लेकिन चंद्रगुप्त की राजसभा में सेल्यूकस के राजदूत जो मैक्थनीस के कौटिल्य का संज्ञान ही उन्होंने कभी लिया ही नहीं। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं, लेकिन आप यदि इसमें बिकॉज लगा के इसको जस्टिफाई करेंगे तो आपको पता लगेगा कि इसका जो अर्थ है वो स्पष्ट नहीं होता है। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। यहाँ पर दो आंसर इसका सही है। 12th क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग संस्कारांस वर प्रीनेटल, अर्थात बच्चे के जन्म से पहले ही कौन से ऐसे संस्कार थे जो किए जाते थे। ऑप्शन ए है गर्भधाना, दूसरा है पुंसवाना, सी ऑप्शन है सीमांस तुरयान, और डी ऑप्शन है सहधर्म चारणी या फिर संयोगा। तो जो बच्चे के जन्म से पहले ही जो संस्कार किए जाते थे वो तो एक होता था गर्भधाना, दूसरा होता था पुवर्सन जो पुंसवाना जिसे कहते हैं, और तीसरा होता था सीमांतुरयान। ठीक है, यहाँ पर तीनों ऑप्शन ए बी और सी सही है, ये है ऑप्शन 3 में, 3 इसका राइट आंसर है। 13 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग धर्म सूत्रा डिस्क्राइब सी वॉजेज एज ए डिग्रेडिंग एक्ट। ऑप्शन फर्स्ट है आपस्तब, ऑप्शन 2 है बौद्धयाना, ऑप्शन 3 है गौतमा, और ऑप्शन 4 है वशिष्ठा। निम्नलिखित में से कौन धर्मसूत्र समुद्रयान को पत्नीय कर्म कहा गया है। यहाँ पर कहा गया है बौद्धयान को, ऑप्शन 2 यहाँ पर सही आंसर है इसका। 14th क्वेश्चन है बुद्धा वाज सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेड इन शुंगा आर्ट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, अर्थात शुंग कला में बुद्ध को निम्न में से किन से चिन्हित किया जाता है। मतलब तो था छत्र, दूसरा फुट स्टेप, तीसरा धर्म चक्रा, और डी ऑप्शन है बोधि ट्री। बुद्धा जी को शुंगा आर्ट में मैक्सिमम चारों के चारों उनको यूज़ किया जाता था, छत्र भी यूज़ होता था, फुट स्टेप और धर्म चक्रा और बोधि ट्री। यहाँ पर ऑप्शन 4 सही है, ए बी सी और डी। 15th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन इन द सातवाहना इंस्क्रिप्शंस वाइल स्पेसिफाइंग द एग्जाम्पशंस ग्रांटेड टू द डोनीस ऑफ द लैंड गिफ्ट, अर्थात सातवाहन अभिलेखों में मतलब पता चलता जो उसके अभिलेख थे उसमें ये मेंशन किया गया है, जैसे इंस्क्रिप्शंस हैं उनकी, उसमें ये स्पेसिफाई किया गया है कि जो प्रति ग्राहकों को मिलने वाला जो भूमि अनुदान था तो उसमें उसका उल्लेख नहीं मिलता है। यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं, उसमें सेना के प्रवेश पर प्रतिबंध था, राजा के प्रशासनिक नियंत्रण पर प्रतिबंध था, ऑप्शन 3 है राजकर्मियों द्वारा जो नमक का खनन था उसके ऊपर प्रतिबंध लगा रखा था, या फिर फोर्स ऑन लेबर था। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है, विशिष्ट पर प्रतिबंध था, नो फोर्स लेबर वहाँ पर इंस्क्रिप्टेड किया हुआ है। तो ये जो इसमें मेंशन नहीं है, नॉट मेंशन इन द सातवाहना इंस्क्रिप्शंस। 16th क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग डिपिक्टेड शिवा ऑन देयर कॉइन, तो निम्न में से आपको ये बताना है कि शिवजी को अपने सिक्कों पर किसने अंकित किया था। तो ऑप्शन 1 है हर्षा, बी है शशांक, सी ऑप्शन है वासुदेव, और डी ऑप्शन है विम कडफिसिस। तो ये चारों के चारों जो ये भगवान शिव को मानने वाले थे, जो सारे के सारे राजा हैं, हर्ष भी है, शशांक, वासुदेव और विम कैडफिसिस हैं, सभी ने अपने सिक्कों के ऊपर भगवान शिव को इंस्क्रिप्ट किया हुआ था, डिपिक्टेड किया हुआ था। यहाँ पर ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है, ए बी सी और डी। 17 क्वेश्चन है मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 यूजिंग द कोड गिवन बिलो। लिस्ट 1 में प्लेसेस ऑफ इंस्क्रिप्शंस एंड इशूज ऑफ द इंस्क्रिप्शंस, और यहाँ पर 4 ऑप्शंस लिस्ट 1 में हमें दे रखे हैं अभिलेख का स्थान, और लिस्ट 2 में है अभिलेख को शुरू किसने किया था, किसने बनवाया था। तो जूनागढ़ का अभिलेख बनवाया था रुद्रदामन ने, यहाँ पर ऑप्शन ए का आंसर हो जाएगा 3। और मंदसौर अभिलेख कुमार गुप्ता ने बनाया था ऑप्शन 1 के साथ, और ये जो थर्ड वन है जौगढ़ अभिलेख तो ये है अशोका के साथ, और महरौली अभिलेख है चंद्रगुप्त मौर्य के साथ रिलेटेड। तो यहाँ ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, ए का 3, बी का 1 और सी का 2 और डी का 4।
18th question है given below are two statements, one labeled as a assertion A and the other as a reason R. Assertion A: in the course of his Indian tour in the 5th century, Faihan reported that no respectable person ate meat in his country. And reason है Ashoka, who himself was a strong believer in the doctrine of non-injury to the man and animal, had banned animal sacrifice and regulated the slaughters of animals for the food. और कथन ये कहता है कि 5वीं शताब्दी में जब फाहियान ने अपनी भारत में यात्रा की थी तो यह विवरण दिया था कि इस देश में उससे कोई भी संभ्रांत व्यक्ति मांसाहार नहीं करता, वो मुझे नहीं मिला। तो अशोक ने जो स्वयं अपने जीवन जंतुओं के प्रति अहिंसा का सिद्धांत, तो पशु बलि पर उसने प्रतिबंध लगा दिया था और भोजन के लिए पशुवध को नियंत्रण कर दिया था। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। 19th क्वेश्चन है फॉलोइंग आर द नेम्स ऑफ द लैंड मेजर्स इन बंगाल ऑफ द गुप्ता एंड पोस्ट गुप्ता पीरियड। नीचे 3 ऑप्शंस दे रखे हैं, उनमें उन्होंने भूमि इकाई को मापने के लिए दे रखे हैं। एक है कुलवा वापा, दूसरा द्रोण वापा, तीसरा है पटका। तो इसमें हमने हाईएस्ट टू द लोवेस्ट देखना है, सबसे बड़ा कौन सा था, उसके बाद छोटा कौन सा था। तो जो सबसे बड़ा था वो था पटका, और उसके बाद आता है कुलवापा, और थर्ड ऑप्शन पे आता है द्रोण वापा। तो यहाँ पर सी, ए एंड बी, ऑप्शन 1 यहाँ पर सही आंसर है इसका। एविडेंस ऑफ वाटर टैक्स इज प्रोवाइडेड बाय द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शंस ऑफ। हमने ये देखना है कि किन के सिक्कों पर जल कर का साक्ष्य मिलता था। जो जल के ऊपर कर लगाते थे, किसके ऊपर मिलता है? पल्लवा के ऊपर, सेन के ऊपर, प्रतिहार के ऊपर, या फिर गढ़वाल राजाएं थे जो उन टैक्स लगाते थे जल के ऊपर, ये लगाते थे गढ़वाल। यहाँ पर ऑप्शन 4 इसका आंसर है। 21st क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट टू एक्सप्लेन दैट द रोटेशंस ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस अकाउंट्स फॉर द डेली राइजिंग एंड सेटिंग ऑफ द सन। तो निम्नलिखित में से किसने पहली बार ये व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्य उदय होता है और सूर्य अस्त भी होता है। तो ऑप्शन 1 में है आर्यभट्ट, ऑप्शन 2 में है भास्कर, ऑप्शन 3 में है ब्रह्मगुप्ता, ऑप्शन 4 में है वराहमिहिर। तो ये स्टेटमेंट थी, ये दिया था आर्यभट्ट ने। यहाँ पर ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 22nd क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग वर ग्रेट तमिल संत। तो कौन इनमें से ग्रेट तमिल संत थे? आंसर हमने नीचे दिए कोट में से देखना है। एक है अपर, दूसरे हैं सुंदर मूर्ति, सी ऑप्शन है मणिक सवागर, और डी ऑप्शन है मल्लिकार्जुन पंडित। जो सबसे ज़्यादा ग्रेट तमिल शिवा संत थे वो थे अपर, सुंदर मूर्ति और माणिक्का व सागर। ये वो तीनों ऑप्शन ए, बी और सी यहाँ पर एक ऑप्शन में है। 23rd क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग इन रिस्पेक्ट ऑफ द राष्ट्रकूटास। अर्थात राष्ट्रकूटों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य गलत है? ऑप्शन 1 है इंदिरा थर्ड डिफीटेड द प्रतिहारा रूलर्स महिपाल वन। इंद्र 3 ने प्रतिहार राजा महिपाल वन को पराजित किया था, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और दूसरी स्टेटमेंट है कृष्णा थर्ड डिफीटेड द चोलास इन द बैटल ऑफ ताकोलम। तो कृष्ण 3 ने तकोलम के युद्ध में चोलों को पराजित किया था, ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। और द कैलासा टेम्पल एट अलोरा वॉज कट आउट द इंस्टेंस ऑफ कृष्णा 2। अलोरा में कृष्ण 2 के आदेश से कैलाश मंदिर काट कर बनाया गया था, यही स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। और नपतुंगा वाज द ऑथर ऑफ कविराज मार्ग, ये आप स्टेटमेंट याद कर लेना। कविराज मार्ग एक बुक है जिसके राइटर कौन है? नपतुंगा। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। यहाँ पर ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है, क्योंकि दिस इज रॉन्गली रिस्पेक्ट ऑफ राष्ट्रकूटा रॉन्गली मैच। 24th क्वेश्चन है अंडर द चोलास लैंड रेवेन्यू वाज कलेक्टेड थो द। चोल शासन में लागान वसूली का माध्यम था। ऑप्शन ए है गवर्नमेंट ऑफिशियल, ग्राम सभा, फेडरल लॉर्ड, या फिर ट्रेजरर्स अर्थात राज कर्मचारी, ग्राम सभा, सामंत, या फिर कोषाध्यक्ष। तो चोलास के दौरान जो लागान वसूली का माध्यम था वो थी ग्राम सभा। यहाँ पर ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। 25th क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग किंग्स ऑफ द कश्मीर इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इनको हमने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है, कालक्रम अनुसार रखना है कि सबसे पहले कौन था, बाद में कौन था। तो अवंती वर्मन, ऑप्शन बी है चंद्रापीड़, ऑप्शन सी है दुर्बल वर्धन, ऑप्शन डी है ललितादित्य। तो सबसे पहले आएंगे ऑप्शन सी दुर्बल वर्धन। यहाँ पर ऑप्शन सी है, यहाँ पर 3 ऑप्शन में ऑप्शन सी दुर्बल वर्धन, फिर आएंगे बी चंद्रपीड़ा, फिर आएंगे ऑप्शन डी ललितादित्य, और ऑप्शन ए। यहाँ पर 3 आंसर इसका करेक्ट आंसर है। 26 क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन विच दे वर रिटन। तो मिताक्षरा लिखी गई थी लगभग 11 एडी में, 11 एडी में इसको लिखा गया था। और मानसोलासा लिखा गया था, ये लगभग 12 एडी में इसको लिखा गया था। और विक्रमा
अर्जुन विजय ये 10 AD में लिखी गई बुक थी, और चतुर्वर्गीय चिंतामणि ये 13 AD में इसको लिखा गया था। इस प्रकार इसका ऑप्शंस होना चाहिए, सबसे पहले आएगा सी, फिर आएगा ए, फिर बी और डी। यहाँ पर 3 ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। 27 क्वेश्चन है, न्यू टेंडेंसी टुवर्ड स्पेशलाइजेशन ऑफ ऑफिसर्स इज इलिस्ट्रेटेड बाय सच टाइटल एज। लास्ट संधि विग्रह का के नाम से उनको रिकॉर्ड किया जाता था। ऑप्शन 1 है कल्याणी के चालुक्य, चौलास, और 3 ऑप्शन है कलचुरी, और 4th ऑप्शन है राष्ट्रकूट। तो स्पेसिफिकेशन जो दी जाती थी ऑफिसर को, उसमें इलिस्ट्रेट किया जाता था एज ए टाइटल, तो वो किया जाता था कल्याणी के चालुक्यों के द्वारा। यहाँ पर ऑप्शन 1 इसका आंसर सही हो जाएगा। 28th क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग रूलर्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमने इसको लगाना है। जो चंदेल परमादरी थे, ऑप्शन 2 है गढ़वाला गोविंद चंद्रा, ऑप्शन सी है कलचुरी कर्णा, ऑप्शन डी है प्रतिहारा भोजा। और इनको हमने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में लगाना है। सबसे पहले आएंगे ऑप्शन डी प्रतिहार बोस, और उसके बाद इनको हम यदि लगाएं तो सबसे पहले आएंगे डी, फिर आएंगे ऑप्शन सी में कलचुरी के कर्णा, और फिर आएंगे ऑप्शन बी तो गोविंद गढ़वाल के जो गोविंद चंद्र थे वो आएंगे, और उसके बाद आएंगे ऑप्शन ए चंदेल परमादी। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 सही हो जाना चाहिए, डी, सी, बी और ए। मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम कोड गिवन बिलो इन द लिस्ट। लिस्ट 1 में टेम्पल हैं, लिस्ट 2 में बिल्डर्स क्वीन है। ऑप्शन 1 में है ब्रह्मेश्वर मंदिर जो भुवनेश्वर का टेम्पल है, जो ये बनाया था कौला देवी ने। यहाँ पर ऑप्शन ए का एक के साथ मिलान हो जाएगा। और लक्ष्मण टेम्पल जो सिरपुर का था, ये बनवाया था वस्ता ने। ऑप्शन 4 के साथ इसका मिलान हो जाएगा। और मल्लिकार्जुन टेम्पल ये बनवाया था तो लोक महादेवी ने, जहाँ पर 3 के साथ मिलान हो जाएगा। और विरूपाक्ष टेम्पल जो पुदकल का है, ये बनवाया था लोक महादेवी ने। यहाँ पर ऑप्शन 2 के साथ इसका आंसर मिल जाएगा। इस प्रकार ये ऑप्शंस में मिलेंगे हमें, एक का 1, बी का 4, सी का 3 और डी का 2। ये है ऑप्शन 1 में। 30th क्वेश्चन है, मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो इन द लिस्ट। लिस्ट 1 में जैन टेक्स्ट हैं और उनके द्वारा राइटर्स हैं, हमने उनको मिलाना है। तो यहाँ पर जो सबसे पहले कुविलमाला जो जैन टेक्स्ट है, ये लिखा था उद्धोतन सूरी ने। यहाँ पर ए का ऑप्शन 4 के साथ मिल जाएगा। और समराइच इच्छा कहा, ये लिखा गया था, जो समराइच इच्छा कहा ये लिखा था हरिभद्र ने। और तिलक मंजरी लिखा था धनपाल ने। और यहाँ पर 4th ऑप्शन है यश सिल्क चंपू, ये लिखा गया था सोमदेवा के द्वारा। यहाँ पर ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है, ए का 4, बी का 2, सी का 1 और डी का 3। 31st क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द गोलकी मठ। तो गोलकी मठ के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यह हमने बताना है। ऑप्शन ए है इट वाज लोकेटेड इन द ढाला मंडला, यह ढलहाल मंडल में स्थित है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल स्टेटमेंट भी ये सही है। इट वाज द शिवा मोनास्ट्री, ये शैव मठ था, ये भी बिल्कुल सही है। और कल्चरी युवराज ए ग्रांटेड द विलेज फॉर इट्स मेंटेनेंस, उन्होंने बिल्कुल इसके रख रखाव के लिए कल्चरी राज जो वन थे, उन्होंने ग्राम को दान में दिया था। और डी ऑप्शन है सद्भाव शुंभ, जो मठ के महत्व जो हेड ऑफ द मठ थे, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन चारों के चारों सही है, यहाँ पर 4 ए बी सी और डी 4 में है, 4 इसका आंसर सही है। 32nd क्वेश्चन है, घंटी यंत्र व यूज इन अर्ली मेडिएवल इंडिया फॉर। तो पूर्व मध्यकालीन भारत में घंटी यंत्र का उपयोग होता था, किस कारण होता था। ऑप्शन 1 है कंडक्टिंग द तांत्रिक रिचुअल्स, ऑप्शन 2 है इरिगेशन फ्रॉम वेल्स, ऑप्शन 3 है मैन्युफैक्चरिंग मेटल वेसल्स, एंड ऑप्शन 4 पोरिंग ऑफ वाटर्स फॉर सैक्रिफिशियल रिचुअल्स। तो घंटी यंत्र का जो प्रयोग होता था वो इरिगेशन के लिए होता था, और कूपों के द्वारा सिंचाई जिसे हम कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 33rd क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट असर्शन ए एंड रीजन आर। असर्शन ए, जयवर्मन सेकंड इंस्टीट्यूटेड द देवराजा कल्ट इन कंबोजा, रीजन बाय इट ही वांटेड कंबोजा टू बी इंडिपेंडेंट। तो जयवर्मन सेकंड ने कंबुज में देवराज संप्रदाय की स्थापना की थी। ऑप्शन ए कथन ये कहता है, तो कारण ये कहता है कि इसके द्वारा वह कंबुज को स्वतंत्र रखना चाहता था। तो बोथ द स्टेटमेंट ए एंड आर करेक्ट, ओके, एंड बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। यहाँ पर ऑप्शन ए किसका सही आंसर है। 34th क्वेश्चन है, व्हाट इज नॉट करेक्ट अबाउट द अरब ट्रैवलर
इस्तखारी। तो अरब यात्री इस्तखरी के बारे में क्या इनमें से सही नहीं है? ऑप्शन एक है ही वाज द रेजिडेंट ऑफ खर्क इन खुरासान, और खुरासान में खर्क का निवासी था। ऑप्शन दो है ही विजिटेड इंडिया इन 951 में, वो भारत की यात्रा की थी। ऑप्शन तीन है ही रोट किताब अल अकलीम और मसालिक व ममालिक, उसने ये लिखी थी बुक। और ऑप्शन चार ही इज़ रिपोर्टेड टू हैव प्रिपेयर्ड ए मैप ऑफ वर्ल्ड, तो कहा जाता है कि उसने विश्व का एक मानचित्र बनाया था। तो इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है? अरब ट्रैवलर जो अरब यात्री था इस्तखरी, उसके बारे में ये कहा जाता है कि वह खुरासान के कर्क का निवासी नहीं था। ही वॉज ए रेजिडेंट ऑफ कर्क इन खुरासान। दिस इज द नॉट करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द अरब ट्रैवलर इस्तखरी। ही वॉज ए रेजिडेंट ऑफ कर्क इन खुरासान। यहाँ पर ऑप्शन एक इसका सही आंसर है। 35th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो वो करेक्ट है? हमने करेक्ट स्टेटमेंट देखनी है। तो यहाँ पर ऑप्शन एक में है सुल्तान जो इल्तुतमिश था वो सूफी संत जैसे शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, काजी हमादुद्दीन नगौरी, शेख बहाउद्दीन जकरिया, तो इनके प्रति वह बहुत ज़्यादा गहरा सम्मान व्यक्त करता था। यहाँ पर ऑप्शन एक में जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी है ही प्लेस्ड द उलेमा ऑल्सो बाय द होल्डिंग द फ्रीक्वेंट रिलीजियस डिस्कोर्सेज इन द कोर्ट एंड हिज पॉलिसीज वर अफेक्टेड बाय द ओपिनियन ऑफ द ऑर्थोडॉक्स। वह अपने दरबार में नियमित धार्मिक वार्तालापों के आयोजन द्वारा उलेमाओं को भी संतुष्ट रखता था और उसकी नीतियाँ रूढ़िवादी धर्मशास्त्रियों के संतों से प्रभावित थी। ये ऑप्शंस हैं। ऑप्शन सी कहता है कि ही डिड नॉट बॉदर टू द कंसल्ट द उलेमा वाइल नॉमिनेटिंग रजिया एज ए सक्सेसर। रजिया को जब उसने अपना उत्तराधिकारी नामांकन करा तो उस समय उलेमाओं की उसने राय जानने की परवाह ही नहीं की थी। ये ऑप्शन सी कहता है। ऑप्शन डी है ही हाउएवर ड्राइव्ड फुल एडवांटेज फ्रॉम द गुड विल ऑफ द मेस्टिक्स दैट एंजॉयड द अकाउंट ऑफ द पासियस पर्सनल लाइफ। पवित्र व्यक्तिगत जीवन बिताने के कारण उसे सूफियों का सौहार्द हासिल था जिसका उसने पूरा फ़ायदा भी कहते हैं कि उठाया था। यहाँ पर जो ऑप्शन बी है ना, जो वह कहता है कि दरबार में निर्मित अधिकारियों के साथ वार्तालाप करता था तो उलेमाओं को संतुष्ट भी रखता था। उसकी नीतियाँ रूढ़िवादी बेशक थी लेकिन धर्मशास्त्रियों के मतों से प्रभावित थी। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। ऑप्शन बी की जो स्टेटमेंट है यहाँ पर गलत है। ये सी भी सही है और डी भी सही है। यहाँ सी, ए, सी और डी यहाँ पर ऑप्शन तीन में है। तीन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द वर्क ऑफ द अमीर खुसरो। नीचे चार बुक दे रखी हैं और ये इनमें से बताना हमने कि अमीर खुसरो के द्वारा जो लिखी गई बुक ये नहीं है। एजाज खुसरवी, तो एजाज खुसरवी ये तो अमीर खुसरो की ही बुक है। तो उसके बाद आती है गुनायत अल मुनहा, ये वाली बुक अमीर खुसरो की रचना नहीं है। तीन ऑप्शन है। नूर सिपुहर ये भी अमीर खुसरो की है और कीरान उस सादीन ये भी अमीर खुसरो की बुक है। यहाँ पर ऑप्शन दो करेक्ट आंसर है इसका। तो हमने यहाँ पर बताना है कि महाभारत के फ़ारसी में अनुवाद के लिए मुल्ला अहमद को कश्मीर के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने अधिकृत किया था? तो जो कश्मीर के जो राजा थे उन्होंने अधिकृत किया था सुल्तान जैनुल आबादीन ने। यहाँ पर ऑप्शन तीन इसका करेक्ट आंसर है। 38th क्वेश्चन है द अर्लीस्ट ऑफ द जैन कल्प सूत्र पेंटिंग बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। तो जैन कल्प सूत्र की सबसे प्राचीन चित्रकारी नीचे दिए गए किन क्षेत्रों से संबंधित थी? तो ऑप्शन एक में है मालवा और गुजरात, बी है मालवा और जौनपुर, सी है गुजरात और मेवाड़ और चौथा ऑप्शन है जौनपुर और गुजरात। तो अर्लियर कल्प सूत्र की जो पेंटिंग बिलोंग करती थी ये करती थी मालवा और जौनपुर को। यहाँ पर ऑप्शन दो इसका करेक्ट आंसर है। 39th क्वेश्चन है गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट वन लेबल्ड एज ए असर्शन ए एंड अदर एज ए रीजन आर। असर्शन ए बर्नी राइट द सुल्तान मोहम्मद तुगलक टॉक एज इफ ही हैड low born people more than he hated idols. Nevertheless, I have seen him promoting Nazba, the law born son of the magician, to such an extent that he rose higher in status than many Malikas of Gujarat, Multan, and Badaयूं were put in his charge. It was strange how he gave high office to the government of the extensive territories and great provinces to men of low and mean birth. So reason is saying that the Sultan believed in the offices being open to talent. He dispensed with the whatever considerations birth had persisted in administration and appointed low-born persons to the highest office in the administration.
तो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अबव स्टेटमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट। तो यहाँ पर बर्नी जी लिखते हैं कि सुल्तान मोहम्मद तुगलक इस प्रकार कहता है कि जैसे मैंने निम्न कुल में उत्पन्न लोगों से मूर्तियों से भी अधिक घृणा करता हूँ, फिर भी मैंने मतलब उस निम्न कुल में उत्पन्न एक संगीतकार का पुत्र जिसे नजबा को इस हद तक बढ़ावा देते हुए देखा कि बहुत सारे मालिकों से ज़्यादा ऊंचे पदों पर पहुंचा। गुजरात, मुल्तान, बदाऊं जिसके नियंत्रण में दिए गए थे, वह इससे हैरान भी होता है कि उन निम्न कुल में उत्पन्न हुआ एक व्यक्ति इतने ऊंचे पद तक और व्यापक भूभाग और बड़े सूबों का प्रशासन भी उसने संभाला है। तो कारण जो कहता है कि सुल्तान का ये मानना था कि योग्यता के आधार पर पदों पर जो नियुक्त होते हैं लोग, प्रशासन में जन्म लेकर जो भी विचार प्रचलित हों, लेकिन उससे उसके काम खत्म नहीं होता। लेकिन निम्न कुल में जो लोग उत्पन्न होते हैं वो ऊंचे पदों पर अपनी मतलब प्रशासन की इकाई के ऊपर वो ऊंचे पदों पर पहुंचते हैं अपनी स्किल के आधार पर। तो यहाँ पर ऑप्शन जो कोड दे रखे हैं उनमें दे बोथ ए एंड आर ट्रू, पर ए आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। यहाँ पर ऑप्शन ए किसका बिल्कुल सही आंसर है। 40वां क्वेश्चन है, सुल्तान इन्वोक्ड पर्शियन मोनार्चिकल ट्रेडिशन एंड एडजस्टेड देम टू द इंडियन मिलियू द बुक अरब उस सलातीन एंड मासिर अल सलातीन विच ही हैड obtained फ्रॉम बगदाद फॉर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ हिज सन dealt with the principles of Persian monarchy which he was eager to imitate in all their details at Delhi। तो ऑप्शन है आइडेंटिफाइड द सुल्तान, यहाँ पर हमने आइडेंटिफाई करना है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश बलबन या फिर जलालुद्दीन खिलजी। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि सुल्तान ने फारसी राजतंत्रीय परंपरा को आत्मघात किया और उन्हें भारतीय परिवेश के अनुसार ढाला। अदाब उस सलातीन और मौसर उस सलातीन जैसे पुस्तकें जिन्होंने उसने अपने पुत्रों की शिक्षा के लिए बगदाद से मंगवाई थी, तो ईरानी राजतंत्र के सिद्धांतों के संबंध में थी जो दोनों पुस्तकें थी, तो जिन्हें वह पूरी तरह से दिल्ली में अनुकरण करने के लिए लगा हुआ था। कि उसने कहा था कि मैं अपने बच्चों को यही पुस्तकें पढ़ाऊँगा। ये हमने बताना है कि ये वाली जो स्टेटमेंट है कि सुल्तान की थी, ये थी उल सुल्तान इल्तुतमिश के द्वारा दी गई स्टेटमेंट है। यहाँ पर ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर है। 41वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान ऑर्डर दैट मुस्लिम वुमेन्स वर नॉट टू कम आउट देयर हाउसेस और गो टू विजिट टॉम्स आउटसाइड द सिटी ऑफ दिल्ली। तो इनमें से कौन से सुल्तान ने ये ऑर्डर जारी कर दिया था कि जो औरतें हैं वो घर से बाहर नहीं निकलेंगी और दिल्ली में सिटी में कहीं भी किसी भी मस्जिद पर मकबरों पर नहीं जाएंगी। तो ऑप्शन ए है बलबन, फिरोज तुगलक, बहलोल लोदी और सिकंदर लोदी। तो ये स्टेटमेंट दी थी फिरोज तुगलक ने और सिकंदर लोदी ने। यहाँ पर बी और डी यहाँ पर 2 में है, तो इज़ द राइट आंसर है। 42nd क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, वन लेबल्ड एज असर्शंस ए एंड अदर लेबल्ड एज ए रीजन आर। असर्शन ए, बलबन अपॉइंटेड ख्वाजा टू इम्पोर्टेंट इक्तास टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम द मुस्तफरास, ही वाज द सिविल ऑफिशियल्स एंड डेल्ट विद द अकाउंट्स ऑफ रिकॉर्ड्स। अर्थात बलबन ने एक महत्वपूर्ण इक्ताओं में ख्वाजा की नियुक्ति की थी जिसका चयन मुस्तफरों में से किया गया था। वह एक दीवानी अधिकारी होता था और उसका कार्य लेखा रिकॉर्ड से संबंधित होता था। असर्शन ये कहता है। तो रीज़न इसका क्या है, द अपॉइंटमेंट ऑफ सच ऑफिसर्स बाय द सुल्तान ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द वजीर सजेस्टेड द डिज़ायर ऑन द पार्ट ऑफ द सुल्तान टू कीप एन आई ऑन द रेवेन्यू डिवीज़न एंड पुट ए चेक ऑन द एक्टिविटीज़ ऑफ द मुख्ताज। तो वजीर की अनुशंसा पर सुल्तान ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति राजस्व बंटवारे पर के ऊपर पैनी निगाह रखने के लिए मुक्ताओं की गतिविधियों को भी नियंत्रण करती थी इससे। तो ये हमने रीज़न बताना है कि दोनों क्या हैं। तो मेरे हिसाब से दोनों करेक्ट स्टेटमेंट हैं और बोथ ए एंड आर करेक्ट, और ए और आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। यहाँ पर एक ऑप्शन सही हो जाना चाहिए। 43rd क्वेश्चन है, विद रिगार्ड ऑफ अकबर नोबेलिटी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। अकबर के अमीरों से संबंधित इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य जो है सही नहीं है। तो एक ऑप्शन में है, एट द बिगिनिंग ऑफ अकबर्स रीजन हिज नोबेलिटी कंसिडर्ड मेनली ऑफ तुरानी और खुरसानी नोबल्स। तो अकबर के शासन के शुरू के सालों में अमीरों में मुख्यतः तुरानी और खुरसानी अमीरी थे। तो इनमें से हमने जो सही नहीं है वो बताना है। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। फ्रॉम 1561 ही बिगैन टू एडमिट राजपूत प्रिंसेस हु वर अलाउड टू होल्ड देयर सेंट्रल डोमेन्स अगेंस्ट देयर मनसब्स। तो 1561 से मतलब उसने राजपूत राजकुमारों की भर्ती शुरू की जिन्हें अपने शुरू के स्थानों में मनसब और उसके एवज़ में रखने के लिए अधिकार दे दिया गया था।
तो ये भी बिल्कुल अकबर के बारे में सही स्टेटमेंट कही जाती है। एट द सेम टाइम ही डिस्क्रिमिनेटेड द शेखजादा इंडियन मुस्लिम्स, और साथ ही वह शेखजादे जो भारतीय मुस्लिम थे उनके साथ भेदभाव भी करता था। तो अकबर के बारे में मुझे नहीं लगता ये बिल्कुल स्टेटमेंट गलत है, यहाँ पर यही एक स्टेटमेंट जो गलत है। टू ब्रिंग द नोबल्स अंडर क्लोज कंट्रोल ही टुक अवे देयर जगीर्स एंड पुट देम ऑन द कैश पे along with strict branding and musters regulations to ensure regular maintenance of the continents। अर्थात अमीर जो थे उसके पूर्ण नियंत्रण के लिए उनकी जागीरें उसने वापस ले ली और उनको नकदी का भुगतान किया। साथ ही उसने जो घोड़सवार सेना थी उसके रखरखाव के लिए उनको सुनिश्चित भी किया था, और उसने दाग और पस्त संबंधी नियमित सख्ती से कानून जो वो लागू कर दिए थे। तो यहाँ पर ऑप्शन जो 4 है ये बिल्कुल सही है, यहाँ पर 3 ऑप्शन गलत है, इसका 3 राइट आंसर हो जाएगा। 44th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द कबीर कॉम्पोजिशन। कबीर जी की कॉम्पोजिट रचनाओं के बारे में कौन सी स्टेटमेंट इसमें से सही है। ऑप्शन ए है द मोस्ट रिवर्ड कलेक्शंस ऑफ कबीर्स वर्सेस बाय द कबीर पंथ इज द कलेक्शन ऑफ बीजक कंटेन इन द आदि ग्रंथ। कबीर पंथियों द्वारा रचित कबीर के पदों में सर्वाधिक श्रेय संग्रह का बीजक है जो आदि ग्रंथ में संग्रहित है। जो गुरु ग्रंथ साहब है जिसे आदि ग्रंथ कहा जाता है उसमें ये संग्रहित है। यहाँ पर ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट है। कबीर्स वर्सेस इन द पंचवानी लिटरेचर कंपोज्ड बाय द दादू पंथ अपीयर टू बी लिटिल लेस ऑथेंटिक दैन द पंजाब ट्रेडिशन। तो पंजाबी परंपरा के बावजूद दादू पंथियों द्वारा पंचवानी में रचित कबीर के पद वो कम प्रमाणिक हैं ये माना जाता है। तो ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। चार्लोटेस फडविल आर्ग्यूज दैट द कॉर्पस ऑफ कबीर्स इन द आदि ग्रंथ इज़ फ्री फ्रॉम द कबीर्स पंथी सेक्टेरियंस एलिमेंट। जो शर्टल वाडविल का माना जाता है, मतलब उसने तर्क दिया था कि आदि ग्रंथ में संग्रहित कबीर संग्रह जो है वो कबीर पंथियों के सांप्रदायिक संग्रहों से मुक्त है। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर डेविड लॉर्जन ये विश्वास करते हैं कि कबीर के सभी तीनों प्रमुख संग्रहों में अन्य स्रोतों से ली गई सामग्री मतलब कंटेन इन पॉलरेशंस ऑफ मटेरियल फ्रॉम द अदर सोर्सेज से ली गई थी ये सामग्री। तो ये भी इनकी जो स्टेटमेंट डेविड लॉर्जन की ये विश्वास करते हैं ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर सही हो जाना चाहिए इसका राइट ऑप्शन A, B, C और D 4। 45th क्वेश्चन है, मैच द अर्लीस्ट रेफरेंस ऑफ द वेरियस टेक्निक गिवन इन द लिस्ट 1 विद दैट ऑफ इट्स सोर्सेज गिवन इन द लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। लिस्ट 1 टेक्निक है, लिस्ट 2 में उसके सोर्स दे रखे हैं। तो फर्स्ट मेंशन इन द स्पिनिंग व्हील इन द इंडिया एंड सोप मैन्युफैक्चरिंग सिलेंडर एंड पिस्टन सिरिंज एंड ग्रूव्ड स्क्रू एज ए मेटल अटैचमेंट। तो ये सोर्सेज कहाँ से मिलते हैं, हमने इसको मैच करना है। तो काफ़ी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था जो यूजीसी ने ये पूछा है। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत मुश्किल होते हैं करने, तो इनको करने के लिए तो काफ़ी ज़्यादा डीप स्टडी करनी पड़ेगी आपको। तो भारत में सर्वप्रथम चरखे का प्रथम उल्लेख मिलता है और इसामी की जो बुक है उनमें इसका स्टेट मिलता है। यहाँ पर ऑप्शन 3 के साथ ये हो जाएगा। और जो धातु पर लगाए गए चूड़ीदार पेच है जैसे ग्रूव स्क्रूज एज ए मेटल अटैचमेंट, ये जो है थीवानों की जो दी हुई स्टेटमेंट है उसमें मिल जाते हैं। तो सोप मैन्युफैक्चरिंग जो है वो मॉन्सरेट के द्वारा जो लिखी गई बुक है उसमें इसके सोर्सेज मिलते हैं। और सिलेंडर एंड पिस्टन सिरिंज ये मिलती है सीरत फिरोज शाही में। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 46 क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, वन लेबल्ड एज ए असर्शन ए एंड अदर लेबल्ड एज ए रीजन आर। Assertion A, in the medieval period, the dam was as much as an index of the value of copper as the rupee was silver. Interestingly, the regional price variation attain a much greater importance in case of copper metal than in that of gold or silver. तो मध्यकाल में तांबे के मूल को जानने का उतना ही सूचक था जितना रुपया चांदी के मूल का। तो रोचक बात यह है कि तांबे की धातु के संबंध में क्षेत्रीय कीमतों की विविधता सोने और चांदी से बहुत अधिक महत्व रखती थी। राइट। तो रीज़न इसका आर क्या कहता है, द मेन सप्लाईज वर फॉर्म ऑफ माइन ऑफ नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न स्लोप ऑफ द अरावली एंड विंध्यान रेंजेस। द प्रॉक्सिमिटी ऑफ टू could be large part of the determining the extent of differences in price among various markets.
सो तांबे की आपूर्ति मुख्यतः अरावली और विंध्य पहाड़ियों की श्रृंखला से उत्तरी पूर्वी ढलानों की खदानों से होती थी। तो इनके साथ इसकी समीपता विभिन्न बाज़ारों के मूल्य के अंतरों के प्रसार को तय करने में बड़ी भूमिका निभाती थी अमंग द वेरियस मार्केट। इन द कॉन्टेक्स्ट अबाउट टू स्टेटमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हैं, बट बोथ द स्टेटमेंट ए एंड आर ट्रू, बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। यहाँ पर 2 ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन है। 47th क्वेश्चन है, बाय एन एम्पेरिकल फरमान विच ऑफ द फॉलोइंग राजस ऑफ अम्बेर वाज प्रोहिबिटेड फ्रॉम यूजिंग द मकराना मार्बल ऑन हिज ओन वतन जगीर। तो इसमें पूछा गया है कि एक शाही फरमान के द्वारा निम्नलिखित में से आमेर के किस राजा को अपनी वतन जगीर में से ही संगमरमर मार्बल का इस्तेमाल करने से रोक दिया गया था। तो ऑप्शन 1 है राम सिंह 1, ऑप्शन 2 है राजा बिशन सिंह, ऑप्शन 3 है मिर्ज़ा राजा जय सिंह और ऑप्शन 4 है सवाई जय सिंह। तो मिर्ज़ा राजा जय सिंह जो ऑप्शन 3 है यहाँ पर, इसको रोक दिया गया था। यहाँ पर 3 इसका करेक्ट आंसर है। 48th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्टली मैच। ट्रेवरल हैं, इनके नेटिव कंट्री है। तो निकोलो डी कॉन्टी ये तो इटली का था, बिल्कुल करेक्टली मैच है। और एथनस निकेतन ये भी रशिया का था, ये भी करेक्टली मैच है। इब्न बतूता ये मोरक्को का था, बिल्कुल करेक्टली मैच है। और अब्दुल रज़ाक ये सीरिया का नहीं था, ये था फारस का, ठीक है, फारस का ये था। तो ये फारस का विद्वान था और देवराय सेकंड के टाइम पे ये भारत में आया था। तो यहाँ पर जो करेक्टली मैच नहीं है ये है अब्दुल रज़ाक। यहाँ पर 4 ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 49th क्वेश्चन है, हिज ग्रेट ग्रैंड फादर हैड रिटन एन अकाउंट ऑफ मैनी एनिमल्स प्लांट्स एंड पीपल बट हैड नॉट ऑर्डर्ड हिज पेंटर्स टू मेक हिज पिक्चर्स टू ऑफ देम। सो आइडेंटिफाई दिस रॉयल ग्रेट ग्रैंड फादर ग्रेट ग्रैंड सन पेयर्स। यहाँ पर उसके परदादा ने बहुत सारे पशुओं, पौधों और लोगों के बारे में लिखा था, लेकिन अपने चित्रकारों को उनकी तस्वीरें बनाने का आदेश नहीं दिया था। तो यहाँ पर आइडेंटिफाई हिज रॉयल ग्रैंड फादर्स ग्रेट ग्रैंड फादर्स पेयर्स को हमने देखना है, इस शाही दादा परदादा और पौत्र की जोड़ी को चिन्हित करना है। तो बाबर, जहांगीर, हुमायूं, शाहजहां, अकबर, औरंगजेब या फिर जहांगीर बहादुर शाह फर्स्ट। तो बाबर और जहांगीर की ये जो जोड़ी है, इन्होंने उनको रोका था। तो ये यहाँ पर आंसर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 50th क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग केप्ट वन सेक्शन ऑफ हिज लाइब्रेरी इन द हरम वेयर द लेडीज ऑफ द हाउस होल्ड रेड आउट बुक्स टू हिम बिफोर ही वेंट टू स्लीप। तो निम्नलिखित में से किसने अपने पुस्तकालय का एक भाग हरम में रखा था और जहां हरम की महिलाएं उसके सोने से पहले उसे पुस्तकें पढ़कर सुनाया करती थी। एक तो थे बाबर, दूसरा हुमायूं, तीसरा अकबर और चौथा ऑप्शन है जहांगीर। तो जो अकबर है ना, अकबर के बारे में अब्दुल फजल ने किस बुक में दिया है, रेफरेंस दिया है कि अब अकबर ने अपने पास एक बुक रखी, बुक का पुस्तकालय अपने हरम में रखा हुआ था, जहाँ उसको सोने से पहले उसके घर की महिलाएं उसको पढ़कर सुनाती थी। तो दोस्तों ये थे टोटल 50 क्वेश्चन जो यूजीसी नेट 2018 जुलाई में पूछे गए थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यदि आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से विदाउट किसी कॉस्ट के आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आपने पूरी वीडियो को देखा, थैंक यू सो मच बाय वाचिंग दिस वीडियो। हैव ए ग्रेट डे।